नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर टू एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है जूनियर लेवल के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के लिए रहने वाले हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, वे सभी क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को निचोड़ने वाले क्वेश्चन साबित होंगे। क्योंकि एक भी टॉपिक को मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उन सभी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए पेपर में आखिर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको बता दूं, पेपर जो आपका एसएसटी का होगा उसमें 60 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, अर्थात 60 नंबर का यह पेपर होगा। 60 नंबर का जो यह पेपर होगा इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में सभी प्रकार के 60 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, हूबहू पेपर के जैसे। इसलिए पूरे सिलेबस के हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको करा दूंगा और आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी वो वाली बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पेपर में संभावित होगा या बनने लायक होगा, और अवश्य बनता है। जितना मैं बता देता हूं उतना क्वेश्चन वहां से बनता है, क्योंकि सिलेबस के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? यह पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का एवं एशिया का प्रथम समाचार पत्र था जिसका नाम था बंगाल गजट। इसका प्रकाशन या प्रकाशित वर्ष क्या है वह इम्पोर्टेंट है। 1780 में यह कलकत्ता से प्रकाशित आपका किया गया था। और इसको प्रकाशित करने वाला कौन व्यक्ति था? उस व्यक्ति का नाम इम्पोर्टेंट है, जेम्स हिक्की उस व्यक्ति का नाम था जिसने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है ना, कब? 1780 में। और इसको जेम्स हिक्की का गजट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, मशहूर यात्री मार्को पोलो की मुख्य पहचान क्या थी? वो अन्वेषक था, वैज्ञानिक था, लेखक था या प्रकाशक था? राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषक था। अन्वेषक बोले तो यात्री था, यह एक यात्री था। ठीक है ना। और मार्को पोलो यात्री था, वेनिस का था। ये कहाँ का था? वेनिस का था। इसने दोस्तों रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग जहाँ से चीन या एशिया के, इसने एशिया की यात्रा की थी रेशम के मार्ग से। रेशम मार्ग वही मार्ग जिस पर कुषाण वंश के शासकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वेषक था यह। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। म्यांमार में, श्रीलंका में, चीन में या कंबोडिया में? कंबोडिया, जिसको कंबोज के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर कंबोज लिखा मिले तो भी आपका यही राइट आंसर होगा, क्योंकि किताब में यही बताया गया है। जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। से कई शासक प्राचीन काल के रह चुके हैं जिन्होंने भारत के बाहर समुद्र पार जाकर के मंदिरों का निर्माण कराया है। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया है आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उन मंदिरों को यहाँ पर एक नज़र में आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ राजाओं ने विदेश में भी मंदिर बनाए थे। जैसे चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। जल सेना का मतलब जल, अर्थात जल से जो व्यापार करते थे या जल में जो नियंत्रण स्थापित करते थे, ऐसी सेना किसके पास थी? तो राजेंद्र प्रथम के पास ऐसी सेना हुआ करती थी, जल सेना। ठीक है ना। तो जिसकी सहायता से इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों श्रीलंका, निकोबार द्वीप, मलाया में संपर्क बनाए। पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। ठीक है ना। तो पल्लवों, जो पल्लव वंश के लोग थे, इन्होंने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। इंपॉर्टेंट लाइन, कंबोज, कंबोडिया को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है, यूनेस्को में शामिल है। अब मित्र यहाँ से पेपर में यूपी टेट में ये भी क्वेश्चन आ चुका है,
बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर वर्तमान में कहाँ पर है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो यह आपके इंडोनेशिया में है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। दूसरी लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, ये भी आपके यूनेस्को में शामिल किया गया है। पेपर में यही क्वेश्चन इसी लाइन से हूबहू आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कह सकते हो क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। 90% सिलेबस से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेरा बताने का उद्देश्य था कि चोल वंश के राजाओं के पास सेना थी जिन्होंने निकोबार द्वीप मलाया में संपर्क स्थापित किए, वहाँ पर मंदिर स्थापित किए। पल्लवों ने सुमात्रा में, और बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर का इंडोनेशिया में है, भारत की शैली का बना है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में ये भी आपका शामिल है, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, उनको भी एक बार समझ लो। कुछ मंदिर बताए गए हैं जो पेपर में यूपी टेट के पेपर के फेवरेट क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। चालुक्य राजाओं द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया। पल्लवों के द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को एक पत्थर को काटकर बनाया गया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर विशाल चट्टान काटकर बनाया। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि एक विशाल चट्टान को काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम उस राजा का नाम है। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। नटराज की मूर्ति भी इसमें स्थापित आपकी की गई है, ठीक है ना। जितना मुझे बताना था उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था। नए मित्र पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं पता तो आपको बता दूं, ये जो आप लोग यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हो, ये कंप्लीट SCERT किताब का निचोड़ का बनाया गया नोट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष इस दौरान, ठीक है ना। और आपको ना पता हो तो ये भी आपको बता दूं, जो आपका यूपी टेट का जो पेपर बनेगा या आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपका SCERT का है। SCERT का मतलब क्या है, 6 to 8 की किताब, जो यूपी की किताबें हैं, सरकारी किताबें हैं, वहाँ से पेपर आपका बनता है। वही नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, खेल, स्वास्थ्य, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। म्यूजिक भी पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल हाईलाइट पॉइंट के साथ, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। इन नोट्स को लेना कैसे, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, 299 रुपये है इस नोट्स का प्राइस, क्योंकि इसमें सारा आपको मिल जाएगा, पूरा 60 नंबर का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और ये वाला पेपर निकालना आपको बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर निकाल लिया आपने तो नौकरी आपकी पक्की। और ये वीडियो मेरे 2 ही लोग देखते हैं, एक तो सरकारी टीचर जो जूनियर या प्राइमरी में कार्यरत है वर्तमान में, उनको भी इस टेट को निकालना है, और दूसरे स्टूडेंट, विद्यार्थी, कैंडिडेट, अभ्यर्थी, कुछ भी बोल लो, जो जॉब लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, उनको भी ये एग्ज़ाम निकालना है। अब SST आपको कहीं से कुछ भी, कोई भी किताब, थर्ड पार्टी का कंटेंट कतई भी नहीं, भूल के भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा। इन नोट्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बीच बीच में आपको बता दिया करूँगा, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नोट्स लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा, ठीक है। अब मैं आगे के क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आपको कराने को हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा अंकोर वाट का मंदिर भाई कहाँ पर है, कंबोडिया में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहता है मध्यकाल में कन्नौज पर शासन करने वाला प्रमुख साम्राज्य कौन था? मध्यकाल में, तो मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। अब आपको कन्नौज के नाम से याद आ जाता है, कौन याद आ जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए इनसे जुड़ी 1-2 बातें आपको बताना उपयोगी है। यहीं पर आपको बता देता हूँ हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित है, ठीक है ना। इनकी राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में, है ना, इनके बहनोई को शशांक ने मार दिया, तो ये कन्नौज के राजा बन गए। बाद में ये कहाँ के बन गए? कन्नौज के राजा बन गए थे, ठीक। और इनका दरबारी कवि कौन था पता है? हर्षवर्धन का बाणभट्ट जिसको बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है जो पेपर में आ चुका है, देख लो। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस स्थान पर है? अभी मैंने सारे मंदिर को एक साथ आपको बताया हूँ। तो मैंने क्या बताया? तंजौर मैंने आपको बताया, जस्ट अभी आपको बताया था मैंने बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये कितने मंजिला है? 14 मंजिल का है भाई, 14 मंजिल का यह मंदिर है आपका। और इसमें नटराज की मूर्ति स्थापित है, नटराज की मूर्ति भाई स्थापित है इसमें, नटराज की मूर्ति स्थापित इसमें की गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज मूर्ति स्थापित है। वही हूबहू क्वेश्चन पेपर में उठाया गया। आप लोग कह सकते हो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्धारित पुस्तक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं आगे आपसे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा की रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी हैं शाहनामा के रचयिता। और एक किताब आपकी है अकबरनामा। कौन सी किताब? अकबरनामा। अकबरनामा भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अकबरनामा का लेखक है भाई अबुल फजल। अब अबुल फजल कौन था? अबुल फजल जो था ये अकबर का मित्र था, दरबारी करीबी मित्र, दरबारी लेखक हुआ करता था अकबरनामा, ठीक। नेक्स्ट, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, योग के अष्टांग मार्ग में प्राणायाम का अर्थ क्या है? अब सिलेबस में आपके योगासन, योग, खेलकूद ये भी है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपको टेंशन नहीं लेने का, 1-2 वीडियो में पूरा मैं निपटा दूंगा, ठीक है। तो योग के अष्टांग मार्ग में, अष्टांग मार्ग कौन कौन से होते हैं? पहले आपको 8 पता होने चाहिए, नहीं पता तो अभी आपको बता दूंगा। इसमें देखो, अष्टांग मार्ग में प्राणायाम का अर्थ आपसे पूछा है। तो प्राणायाम किसको बोलते हैं? श्वास लेने छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण को ही प्राणायाम कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। क्या? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, योग दिवस, योगा डे। कब? 21 जून को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले मैंने आपसे अभी क्या बोला? मैंने अभी आपसे बोला सबसे पहले अष्टांग मार्ग बता दूं, थोड़ा बहुत ये प्राणायाम क्या है, योगासन थोड़ा सा बता दूं, ताकि कंसेप्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बेसिक सी मजबूत हो जाएं। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना, योग के अंग अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, पतंजलि के हैं ये। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो ये योग के अष्टांग योग हैं भाई। यही पेपर में आपसे अक्सर पूछ लेते हैं और आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लास्ट में आपकी समाधि है ना। आपने सुना होगा व्यक्ति समाधि में चला गया, कोई सिद्ध हो गया, है ना। तो ये योगी ही कर सकता है। योगी का मतलब योग करने वाला योगी। तो ये सीरियल से हैं, इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने बताया 21 जून को मनाया जाता है। ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। लोग जो योग होता है ना, योग से दीर्घायु और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये आपके सिलेबस में सब कुछ दिया गया है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? श्वास लेने छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। इसे वायु साधना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु की साधना करना। जैसे लोग शिव की साधना करते हैं, अपने अपने धर्मों की साधना करते हैं, तो भाई प्राणायाम भी खुद में एक साधना है, जिसको वायु साधना या जो हवा अंदर बाहर लेते हो इसकी साधना, ये भी बहुत मुश्किल से सधती है लोगों में, ठीक है ना। करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने नोट्स में आपको दे दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा सीरियल से पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह क्वेश्चन पेपर में अब तक 3 बार आ चुका है। यूपी टेट का पेपर आप लोग उठा करके देख लेना, 3 बार यह पेपर में अब तक क्वेश्चन आ चुका है भाई। तिरंगा की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ लेता है, तो 3:2
3:2। क्या है? 3:2। 3 क्या है? 3 इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 2 इसकी चौड़ाई है। मतलब 3:2 के रूप में है लंबाई चौड़ाई आपकी है। अब आप कहोगे ये 3 बार क्वेश्चन आखिर क्यों पूछा गया, इसका कारण क्या है? अभी कारण आपको 1 मिनट के भीतर बताता हूँ। आगे का क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग कर लो, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर समझते चलना, भी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर समझ गए, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लिया, 22 जुलाई 1947 वाला। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारत के राष्ट्रगान का जनगण मन को गाने की निर्धारित अवधि कितनी है? तो सभी को पता होगा भाई, 52 सेकेंड में, 52 सेकेंड जनगण मन अधिनायक जया है, इसको गाने की अवधि है। अब जनगण मन के रचयिता कौन है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इनके रचयिता हो जाएंगे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए इस गीत को लिखा था कि जनगण मन है ना, ये वाला उसकी वंदना के रूप में है, जिसको भारत ने राष्ट्रगान का रूप में निर्धारित या अपने को भारत का बना लिया। लेकिन ये एक अभिवादन था उस दौरान, आप लोग इसको सर्च करके अच्छे से देख लेना। देखो ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं, ये भी रिपीट हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो क्या है राष्ट्रीय गीत, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, राष्ट्रीय गीत और गान ये अलग अलग हैं। राष्ट्रीय गीत आपसे पूछ ले तो वो अलग वाला है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ठीक। ये दोनों आपके अलग अलग हैं। और ये ध्वज अपना कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 बता दिया हूँ आपको। और तिरंगा ये सिलेबस में अलग से दे दिया गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपका जो सिलेबस है उसमें वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, ये आपका सिलेबस में दिया गया है। अब झंडा गान से एग्जामिनर क्वेश्चन 1 बना लेता है, और ये देश गीत वंदे मातरम से भी बना लेता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और जनगण मन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है ना। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से है, जो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सिलेबस से बाहर की एक भी चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। जितना भी बताया हूँ इसी के अकॉर्डिंग बताया हूँ, और वही ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से बताया हूँ। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। कुछ चीज़ मिसिंग ना हो इसलिए मैं पुनः आपको बता देता हूँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 3 रंग हैं इसमें। पहला केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग। केसरिया रंग का अर्थ बलिदान का प्रतीक, बीच का रंग जो है आपका सफ़ेद वो शांति का प्रतीक, तीसरा हरा धरती की हरियाली का प्रतीक है, बीच में बना चक्र उन्नति का प्रतीक है। चक्र नीले रंग का होता है, इसमें 24 तीलियाँ हैं। कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 सिलेबस में दिया गया है, नोट्स में भी मैंने दे दिया है, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आज तक पेपर में पूछा ही नहीं गया है, इसलिए मुझे ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। उसके बाद मुझे क्या बताना था? राष्ट्रगान बताना था। आपको बता दिया 52 सेकेंड की अवधि में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन का प्रेरणा स्रोत रहा है। राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? बंगाल टाइगर है। ये ना छोटी छोटी जानकारी पता हो तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ जल्दी से। बाघ राष्ट्रीय पशु है ना। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। गर्दन चमकीली होती है। नर मोर पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, ठीक है ना। जो बताना था वो मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर में कई बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बनता रहता है, सिलेबस में दिया भी गया है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने नोट्स में समाहित कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हॉकी के खेल के में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी को ज्ञात होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मृदा मिट्टी के घटकों में खनिज कणों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है।
एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर भी आपसे पूछा जाता है। तो 45% आपका खनिज लवण मृदा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला आपके सामने कहता है खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। सबसे उत्तम मिट्टी आपकी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, उसी में इसको बोला जाता है। दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है धान और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। कभी भी आपको कपास पूछे तो आंख बंद करके भी टिक कर सकते हैं आप लोग, क्या? काली मिट्टी को। कपास के लिए भाई काली मिट्टी। अब यहाँ से आपसे पूछा धान और कपास की खेती के लिए, तो चिकनी मिट्टी जिसको क्ले बोलते हैं, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी धान और कपास के लिए। अगला यहाँ पर कहता है फसल उगाने के लिए भूमि तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी भूपरिष्करण। क्या कहलाती है? भूपरिष्करण। आपका एग्रीकल्चर का पहला ही टॉपिक है। भूपरिष्करण का मतलब होता है खेती को जोतना, उसमें बीज बोना, सिंचाई करना, निराई करना, गड़ाई करना, सब कुछ करना। क्रिया जो खेती से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको भूपरिष्करण के नाम से ही जानते हैं। अगला कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है? आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, नत्रजन भी बोलते हैं, कॉपर। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है ना ये एक मुख्य पोषक तत्व है आपके फसलों के लिए, मुख्य पोषक तत्व हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली वीरांगना कौन थी? तो कौन थी भाई? तो सभी को ज्ञात होगा कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना एक थी। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति का कथन है, एक अंग्रेज का कथन है कि वो अकेली मर्दों में मर्द थी, महिलाओं में एक अकेली मर्द थी। ठीक है ना। वही जिसने इसको परास्त किया था, यूरोज ने। कहाँ से? लखनऊ से बेगम हजरत महल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है भारत में प्रथम रेल यात्रा 1853 में किन स्थानों से या किन स्थान के बीच में शुरू की गई थी? किन स्थानों के बीच में शुरू की गई थी? तो 1853 में ये किसका टाइम था भाई? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कब और कहाँ? 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में यह आपकी सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट कहता है सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने किस वर्ष सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर ने सबसे पहले पास की थी 1863 के वर्ष में। कब? 1863 के वर्ष में पास की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है जो कि कुछ इस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द साइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की? सीवी रमन नहीं, सीवी रमन जो थे ना, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था। रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। ठीक। आगे कहता महेंद्र लाल सरकार। तो महेंद्र लाल सरकार ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं, जो कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। एडुसेड से क्या अभिप्राय है? एडुसेड एक भारतीय मानव निर्मित उपग्रह का नाम है, एडुसेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है? उष्ण कटिबंध। ठीक है ना। तो उष्ण जो कटिबंध है आपके, ये कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को जानते हैं। कर्क रेखा का मान उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होता है और मकर रेखा का मान भी उतना ही होता है 23.5 डिग्री, परंतु यह आपकी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? जिसका मुख्य कारण है भाई चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल समान है। ठीक है ना। लगभग 27 दिन में पूरा चक्कर सूर्य का भी चंद्रमा लगा लेता है और अपने अक्ष पर भी
घूर्णन करने में 27 दिन का ही टाइम लगता है। दोनों में बराबर लगने के कारण पृथ्वी अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ आपकी होती हैं। बता दिया हूँ मैं आपको। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? प्रथम अंग या पहला पार्ट तो यम होता है। यम नियम आसन, इस टाइप से पहले नंबर पे यम का नंबर आता है, यम। अगला यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व, बोरान एक आपका सूक्ष्म तत्व हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में कहां पर पढ़ा गया था? तो प्रयागराज में, जिसको मिंटो पार्क के नाम से जानते थे उस दौरान, वहां पर इसको पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अच्छी मृदा का गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी मृदा का गुण कम जल धारण क्षमता, वायु संचार का अभाव, पर्याप्त जैविक पदार्थ, कठोर संरचना। अच्छी मृदा का गुण होता है कि उसमें पर्याप्त जैविक पदार्थ होने चाहिए। यही अच्छी मृदा का गुण होता है जिसमें अच्छी फसल आपकी उगेगी। अगला बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार से? तो बिहार से आपके कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर से। तात्या टोपे इन्होंने ये आपके नाना साहब के साथ जुड़े रहते। फिर ये झांसी, जिनका नाम तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, नाना साहब ये आपके कानपुर से, कहाँ से? कानपुर से हो जाएगा। बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में इनको प्रदान किया गया है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। भाई बहुत ठंड होती है, क्योंकि कारण दिया गया इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। अब नए लोगों को नहीं पता होगा कि उत्तर ध्रुव व्रत क्या है, पहली बार जो पढ़ रहे हैं या भूल गए हैं पढ़ के, तो अभी पूरा कंसेप्ट बता दूंगा सिर्फ 1 मिनट में। आपके हाथों पे ये नचेगा। उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत, कौन सा ठंडा कौन सा गर्म, उष्ण शीतोष्ण, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अभी मैं बाद में कराऊंगा, इसलिए मैंने 3 से 4 PYQ क्वेश्चन उठाए हैं। एक तो इस प्रकार का उठा लिया, दूसरा इस प्रकार का उठा लिया कथन कारण वाला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी पता होगी, कहाँ कब क्या होता है, कब कैसा सिस्टम होता है। वो सिस्टम थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर मैं इन क्वेश्चन को आपको करा दूं। उन क्वेश्चन को समझने से पहले इस चित्र से आपको सबसे पहले अवगत होना पड़ेगा। शायद यह चित्र आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, तो मैंने खुद एक चित्र का निर्माण किया है। वो चित्र मैं आपको उस चित्र के माध्यम से बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। हाँ, ये वाला चित्र, इस चित्र को आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो बीच वाली जो रेखा यहाँ पर ये दी गई है, इसको बोलते 0 अक्षांश, जिसको बोलते विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते। ये आपकी बीच की रेखा होती है जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर का, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और विषुवत रेखा के ठीक ऊपर आपकी ये कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा का मान 23.5 होता है। कर्क के ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव व्रत होता है 66.5 का। सबसे लास्ट में आपके ध्रुव होते हैं 90 डिग्री के। उसी प्रकार दक्षिण में भी आपकी होती है मकर रेखा 23.5 की, जिस प्रकार उत्तर में कर्क रेखा 23.5 की होती है। फिर मकर के नीचे आपका होता है दक्षिण ध्रुव व्रत, ये भी 66.5 का दक्षिणी में होता है। सबसे लास्ट में आपका दक्षिण ध्रुव होता है। इस बात को आपने समझ लिया, ठीक। और यहाँ पर ये भी मैंने लिख दिया है, कर्क रेखा का मान 23.5 उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 उत्तरी में, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव का मान इतना ही होता है, लेकिन दक्षिण उत्तर ये सब शब्द आपके जोड़ दिए जाते हैं। उत्तर ध्रुव का मान कितना है? 90। दक्षिण ध्रुव का मान कितना है? इसका भी 90 है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का फर्क आपका पड़ेगा, वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो समझाना था चित्र के माध्यम से समझा दिया। कुछ आपके कंसेप्ट रहेंगे उनको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बात शुरू होती है, कहाँ से? हाँ, यहाँ से आपकी शुरू होती है।
इस चित्र को भी आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने सूर्य को बना लिया, सूर्य का जो सर्वाधिक प्रकाश है ना, ये बीच वाले एरिया में पड़ता है, इस वाले एरिया में। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? कर्क। यहाँ पर आपकी ये रही कर्क और यहाँ पर आपकी रही ये वाली मकर। फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर है आपकी ये कर्क रेखा, यहाँ पर है आपकी ये मकर रेखा। कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है, क्योंकि कर्क और मकर के ही बीच में सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक प्रकाशित होता है, अर्थात ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। और सूर्य वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, ये इसका कारण हो गया। पहली बात क्लियर हो गई उष्णकटिबंध के बारे में। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध। जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। अंतर सिर्फ क्या है, ये कर्क और उत्तर ध्रुव बीच के बीच का ये है आपका क्या है, शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब शीत भी है वहाँ पर और उष्ण भी है, दोनों चीज़ें, गर्म और ठंडा दोनों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें आपकी थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं। उसी प्रकार आपके दक्षिण का हाल हो जाएगा, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का, यहाँ पर भी शीतोष्ण होगा, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये दो बातें क्लियर मैंने कर दी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब समझोगे आप लोग। अब भाई उत्तर ध्रुव ये हमेशा ठंडा रहता है, यहाँ पर क्षैतिज किरणें पड़ती हैं, तिरछी नहीं पड़ती, ना ही तिरछी पड़ती हैं ना ही सीधी पड़ती, बिल्कुल क्षैतिज पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है आपकी दक्षिण ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों पर। अब सबसे पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जैसे विषुवत वृत्त के 66.5 में क्या पड़ता है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है, क्योंकि उत्तर यहाँ पर लिखा है तो उत्तर ध्रुव वृत्त ही इस क्वेश्चन का होगा। अब सबसे पहले मैंने अभी चित्र के माध्यम से आपको उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल जोन को समझाने का प्रयास किया। कर्क रेखा और मकर के बीच वाला क्षेत्र होता है। कर्क का मान भी 23.5 डिग्री उत्तर में है और मकर का भी मान 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इन दोनों के बीच में गर्म क्षेत्र होता है, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है। यह क्षेत्र सूर्य की अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि मध्याह्न सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। यह इसका कारण हो गया। पहली बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब दूसरी बात को भी क्लियर करे देता हूँ। शीतोष्ण टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध, यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच में होता है और दक्षिण में मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में होता है। दोनों बात क्लियर हो गई। इस क्षेत्र में उष्ण क्षेत्र की तुलना में कम धूप, भाई तिरछी किरणें पड़ेंगी ऊपर की तरफ तो कम धूप मिलेगी, तो तिरछी किरणें पड़ती हैं। दो मैंने आपको बता दी है। अब तीसरा भाई ठंडीला क्षेत्र, बिल्कुल कतई जहर ठंडी पड़ती है यहाँ पर, तो कोल्ड जोन शीत कटिबंध। आर्कटिक वृत्त उत्तरी ध्रुव के बीच, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच, ये उत्तर ध्रुव की बात हो रही। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में उत्तरी गोलार्ध की बात कर ली। उसके बाद ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का ये शीत कटिबंध है भाई। और शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं उठता है और किरणें हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। तो ये मैंने बातें आपको बता दी। अब जैसे क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये पेपर में आ गया है, ये सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट के 2 से 3 चैप्टर सिमिलर हैं, जैसे अक्षांश है, ग्लोब है, सौरमंडल है। तो यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए। समझ के लिए आपको बताता हूँ। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, जिसको उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं, बीच वाला क्षेत्र मध्यम तापमान रहता है, बिल्कुल रहता है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया है, बीच वाली आपकी विषुवत हो गई 0, ऊपर आपकी कर्क हो गई, यहाँ पर ये विषुवत वृत्त हो गया। इनके बीच को क्या बोलेंगे, समान यहाँ पर रहता है, यानी कि सम, शीत भी रहती है और गर्मी भी रहती है, शीतोष्ण बोलते हैं, तापमान मध्यम रहता है। पहली बात क्लियर। कारण यहाँ पर क्या बताया गया है, क्योंकि कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। बात तो भाई सही है, लेकिन ये बात आपकी किस पर लागू होती है, ये बात आपकी किस पर लागू होती है, ये बात आपकी लागू होती है मित्र उष्ण कटिबंध पर। परंतु ऊपर वाला तो शीतोष्ण कटिबंध दिया गया, शीत भी है उष्ण भी है, इसलिए दोनों बातें सही हो जाएंगी, लेकिन सही व्याख्या नहीं करेंगी। दूसरा इस विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक और देख लो, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव। अब ये दक्षिण ध्रुव की बात की गई, दक्षिणी गोलार्ध की। जैसे दक्षिण गोलार्ध में बना लूँ, ये बीच वाली आपकी विषुवत हो गई, नीचे आपकी मकर हो गई 23.5 की, फिर आपका दक्षिण ध्रुव यहाँ पर हो गया। अब इनके बीच का क्षेत्र यहाँ पर भी वही हाल होगा, क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा, ठंडी गर्मी दोनों होंगी।
क्यों होंगी? क्योंकि किरणें तिरछी पड़ेंगी मित्र। यहाँ पर तिरछा लिखा नहीं, यहाँ पर ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है मकर रेखा के बाद। ये बात तो सही है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो आपके उष्ण कटिबंध से रिलेटेड है। दोनों बात करेक्ट है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करेंगे। यहाँ पर भी वही हाल हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन भी ले लो यहाँ पर। उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच कड़ाके की ठंड होती है भाई, जिसको कोल्ड जोन बोलते हैं, बता दिया हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं, बिल्कुल तिरछी होती हैं। ये पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक, अब नहीं कराऊंगा यार, थक जाओगे आप लोग। अब बताओ, सूर्य जो है पूरब में उदय क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूरब का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त क्यों करता है? क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। उष्ण कटिबंध की यहाँ पर बात की गई, उष्ण कटिबंध की बात की गई है। कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से भाई जानते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता कर्क और मकर के बीच में। अब मैं नहीं कराऊंगा, अब आगे बात करता हूँ। ये सारा मटेरियल मैंने नोट्स में भाई डाल दिया, ये सब कुछ नोट्स का ही हिस्सा है। ठीक, यहाँ पर कहाँ कहाँ से आपको दिखाऊं? यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, पूरा है कंप्लीट, आपका मटेरियल पूरा है। ये ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स फटाक से ले लो, रिवीजन कर लो, पेपर से पहले पूरा लपेट दो, जितना भी सिलेबस है पूरा निचोड़ दो नींबू की तरह। ठीक, घोल के पी लो इसको, पूरा पेपर में छपेगा आपका। मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, दोबारा आपको रिपीट नहीं करूँगा। आगे का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इसका कारण यह है कि व्यायाम से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और शरीर सक्रिय होता है। ये बात सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर कहता है चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। कारण है चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे छाया आपके बनाते हैं। ये भी बनाते हैं, करेक्ट है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, इस कारण अनुकूल परिस्थितियां आपकी पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। इसलिए दोनों बातें सही हैं, लेकिन सही व्याख्या आपकी नहीं करेंगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपका मिलान वाला है, यहाँ पर करो इसका मिलान जल्दी से। एक तरफ गवर्नर जनरल और या उनसे रिलेटेड काम दिए गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सभी को पता है भाई, स्थायी बंदोबस्त इसने 1793 में लागू कर दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक का बी, एक का, फिर से देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। एक का क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। डलहौजी को सभी को पता है भाई, विलय नीति के लिए ये डलहौजी जाना जाता है, तो डलहौजी विलय नीति। दूसरे का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, बेलेजली की सहायक संधि 1798 की सभी को पता है। 4 का सी हो जाएगा, तो 3 का आपका ए हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, 3 का ए हो जाएगा, और 4 का क्या बताया हमने आपको? सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ठीक, सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर समझ लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मिलान किसके साथ होगा? तो स्थायी बंदोबस्त के साथ आपका हो जाएगा। देन उसके बाद डलहौजी आपका विलय नीति, जिसने अवध का विलय कर दिया कुशासन के आरोप में। उसके बाद कलर से बताता हूँ, बेलेजली की सहायक संधि कब इसकी संधि भाई? 1798 में। और विलियम बेंटिक तो आपको पता ही है, सती प्रथा का अंत। इतना पॉइंट आपका क्लियर यहाँ पर हो चुका है। एक का बी, दूसरे का डी, एक का बी, दूसरे का डी, 3 का ए, 4 का सी, 4 का
सी, पहला ही विकल्प करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला कहता भाई यहाँ पर मिलान करना, एक तरफ मिट्टी के प्रकार दूसरी तरफ उनकी जल धारण क्षमता यहाँ पर दी रखी है। तो बलुई मिट्टी जो होती है ना, तो बलुई मिट्टी में बिल्कुल कम जल धारण करने की क्षमता होती है। तो बलुई मिट्टी बिल्कुल कम, एक का यहाँ पर सी हो जाएगा। और उसके बाद जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें अधिक क्षमता होती है, चिकनी मिट्टी में मध्यम होती है। नहीं, रोंग कर दिया हमने ना इसको, रुको यहाँ पर फिर से समझ लो। बलुई मिट्टी हमने आपको बताया तो इसमें सबसे कम होती है, एक का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बलुई दोमट होती है, इसमें मध्यम होता है ना, जल धारण करने की क्षमता मध्यम होती है। और चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। तो 3 का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। इस टाइप से, एक का सी, दूसरे का ए, 3 का बी। दूसरा विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका है। एक तरफ आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। श्रीनिवास रामानुज भाई गणित, इनका तो संबंध गणित के साथ हो जाएगा, गणित के साथ करा दिया हमने। विश्वेश्वरैया ये भाई इंजीनियरिंग कह लो इनको, है ना। नेक्स्ट क्या है, सीवी रमन भौतिकी का नोबेल 1930 आपको बता दिया हूँ रमन प्रभाव के लिए। तो वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को अवश्य ले लेना, ताकि पेपर से पहले एक बार आपका रिवीजन हो जाए और पेपर के सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओ, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ हमने नोट्स में आपको दे रखी है, आपने अपनी आंखों से देखा होगा नोट्स के बारे में, उसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ देख ही लिया। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, मौज मस्ती के साथ।